हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल एसआई का भी सिलेबस आपसे डिस्कस किया था कि एसआई सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उस सिलेबस में जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन दिया था उसके अंतर्गत एक पॉइंट दिया है, छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो हम उसी टॉपिक को लेकर आज मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं। ये टॉपिक जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा ये वर्तमान में आप किसी भी चैनल में या किसी भी जगह देख लीजिए, आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आज की क्लास में ये पार्ट में चर्चा करने वाले हैं कि जो छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या है उसमें जो देखे दो तरीके से आपको इसको पढ़ना रहेगा। पहली चीज, छत्तीसगढ़ में कहां कहां पे नक्सल अटैक हुए हैं, कौन कौन से नक्सल अटैक हुए हैं, कब हुए हैं। जैसे आप झीरम घाटी कांड, दरभा घाटी कांड ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें भी नक्सल घटना है। तो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है जो आपसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछी जा सकती है। पहला चीज कि ये कौन कौन सी घटना कब घटित हुई थी। दूसरा चीज, इनको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो उसी के अंतर्गत मैं आज आपको यह बताऊंगा कि अगर कोई भी नक्सली सरेंडर करता है, ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है कि अगर कोई नक्सली सरेंडर करता है तो उसके पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है। यानी अगर छत्तीसगढ़ सरकार क्या स्कीम चला रही कि अगर कोई व्यक्ति नक्सली है और वो अगर अपना काम को, नक्सली के काम को छोड़कर अपनी मुख्य धारा में वापस आना चाहता है तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, ये सब चीज हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ नई जानकारी मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट में ये बता के जाइएगा कि हमको वीडियो अच्छा लगा और हम इसके बारे में, नक्सली जो समस्या है और छत्तीसगढ़ में क्या क्या नक्सल मूवमेंट है उसके बारे में और जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसका अगला पार्ट आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं छत्तीसगढ़ में जैसे कि जो जंगल वॉरफेयर आपका कॉलेज चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो जो नक्सल समस्या, कहाँ कहाँ पे नक्सली हमले हुए हैं, वो चीज आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा जब आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और उसमें कमेंट करेंगे कि हमको आगे भी जानना है, तब उस चीज को मैं बनाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद तो आपको मैंने कल प्लान ही बताया था कि हमारी एमसीक्यू की सीरीज भी आने वाली है, वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये टॉपिक कहीं नहीं मिलता। इसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि एक नया टॉपिक है सिलेबस में, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे इससे ये चीज डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो रिस्पॉन्स जानकर ही मैं आगे की क्लास कंटिन्यू कर पाऊंगा इस सब्जेक्ट में। चलिए, तो आज हम जो कवर करेंगे, नक्सलवादी गतिविधियां एवं कानून व्यवस्था की स्थिति। यानी छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पुनर्वास के लिए, यानी वो नक्सली का काम छोड़कर मुख्य धारा में वापस आ जाए, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये पाठ हम आज की क्लास में पूरी कवर करके जाएंगे। तो अगर हम देखें छत्तीसगढ़ के जो लगभग अनुसूचित क्षेत्र वाले जिले हैं, छत्तीसगढ़ के वे जिले जहां पर अधिकतर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है, वही जिले हमारे यहाँ नक्सल समस्या से पीड़ित जिले के अंतर्गत हैं मुख्य रूप से। क्लियर? तो यही देखिए यहां पर क्या लिखा है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या क्षेत्र का उग्र वामपंथी गतिविधियों से पीड़ित होना है। या आप यहां उग्र वामपंथी गतिविधि जिसे कि LWE भी कहा जाता है, यानी कि लेफ्टिस्ट विंग, जो लेफ्टिस्ट विंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्टिस्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, उसका मतलब क्या होता है पहले आपको यह समझना पड़ेगा। तो मैं मोटा मोटा तौर पर उग्र वामपंथी किसको बोलते हैं मैं आपको मोटे मोटे तौर पर यह समझा देता हूं। देखिए, एक मार्क्सवादी विचारधारा से, जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पढ़ते हैं, तो वे व्यक्ति जो मार्क्सवादी विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित हैं उनको उग्र वामपंथी के अंतर्गत माना जाता है। और उग्र वामपंथी वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि समाज का
जो भी पैसा है या जो भी वैल्यू है वो सभी चीजों में समान रूप से बटे, जो समाज का सबसे धनी व्यक्ति है उससे सबसे ज्यादा टैक्स वसूला किया जाए और जो सबसे गरीब व्यक्ति उससे कोई टैक्स वसूली नहीं किया जाए। यानी जो उग्रवादी होते हैं ये चाहते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा आप उनसे ज्यादा पैसा वसूल कीजिए, जिनके पास कम पैसा आप उनसे कम पैसा वसूल कीजिए। उनके अंदर राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं होती। वो समाज में जो भी पिछड़े लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हीं के उपचार के लिए बातें करते हैं, जो मजबूत है उनके उपचार की बातें नहीं करते। तो कई चीजें जो है उसमें याद रखिए कि लेकिन जो मेन चीज है कि उग्र वामपंथी जो होते हैं उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती, ठीक है, वो राष्ट्रवाद के समर्थन नहीं होते। लेकिन जो बाकी आपका दक्षिणपंथी होते हैं, राइट विंग जिसे कहा जाता है, वो उनमें मेन अंतर यह होता है कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना होती है। तो ये मैंने मोटा मोटी बताया, बहुत बड़ा डिबेट का विषय है कि इसके अंदर और क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको बेसिक जानकारी दी। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोला जा रहा है ये पढ़िए आप कि छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या क्षेत्र का उग्र वामपंथी गतिविधियों से पीड़ित होना है, यानी वही लेफ्ट विंग की गतिविधियों से पीड़ित होना है जिसके अंतर्गत हम नक्सलियों को रखते हैं। आगे देखिए, गृह विभाग भारत सरकार द्वारा 5 फरवरी 2019 को राज्यवार जारी LWE यानी लेफ्ट विंग जो लेफ्ट विंग होते हैं, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई। जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ के 14 जिले सम्मिलित किए गए, यानी छत्तीसगढ़ के 14 जिले ऐसे हैं जो कि आप बोल सकते हो नक्सल प्रभावित जिले हैं। तो आपसे पेपर में अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के 14 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित जिलों के अंतर्गत आ रहे हैं। कौन कौन से जिले हैं? बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, महासमुंद, बालोद और राजनांदगांव। तो मेन रूप से अगर हम देखें तो बस्तर संभाग के 7 जिले आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं। फिर अगर मैं सरगुजा संभाग की बात करूं तो बलरामपुर जिला आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आ रहा है। अगर मैं रायपुर संभाग की बात करूं तो धमतरी और गरियाबंद जो है ये आपका नक्सल प्रभावित जिले हैं। इसके अलावा महासमुंद भी नक्सल प्रभावित जिला है। इसके अलावा अगर मैं दुर्ग संभाग की बात करूं तो कबीरधाम, बालोद और राजनांदगांव, ये ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित जिले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है? तो 14 जिले ऐसे हैं जिसको नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया भारत सरकार के गृह विभाग ने। क्लियर? आगे देखिए, प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखते हुए विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र शासन द्वारा विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यानी छत्तीसगढ़ में जहां भी नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां पर नक्सल गतिविधियों से रूबरू होने के लिए, नक्सल गतिविधियों को दूर करने के लिए, वहां पर विकास पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जो है वो भी विशेष बलों की तैनाती वहां पर की हुई है। जो रिजर्व फोर्सेस होती है उनकी नियुक्ति वहां पर की गई है। यही चीज यहां पर बोल रहा है। अगला पॉइंट, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का गठन करके प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के लिए आवश्यक अधोसंरचना, पुलिस थाने, कर्मचारी आवास गृह आदि का निर्माण किया जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के गठन करने का निर्णय लिया हुआ है, जिसके अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस थानों का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस के जो आवास गृह होते हैं वहां पर उनके रुकने की भी व्यवस्था कराई जा रही है, जो अभी तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं थी। तो सरकार की तरफ से पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का गठन यहां पर किया गया है और इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, वहां पर आवासीय सुविधाएं, पुलिस थाने, पुलिसों के लिए आवास गृह, ये सब सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, सहायक सशस्त्र बल अधिनियम, सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 के तहत सहायक सशस्त्र पुलिस बल बनाया गया है, जिसमें बस्तर क्षेत्र के युवकों को भर्ती की गई है और जवानों की तैनाती भी उसी क्षेत्र में की गई है। इसके तहत लगभग 4000 बल तैयार किए गए। यानी इसमें जो बस्तर के युवा हैं
उस उनको पुलिस विभाग में, पुलिस सशस्त्र बल में शामिल किया जा रहा है। जो बस्तर में रहने वाले युवा हैं, क्यों उनको शामिल किया जा रहा है? क्योंकि वो वहां की परिस्थितियों से वाकिफ हैं और वहां के लोगों को, उनको अच्छी तरह से उनकी पकड़ है, जंगल कहाँ का है उनको सब चीज प्रॉपर तरीके से पता है। तो इसी के लिए वो 4000 युवकों को या युवतियों को मिलाकर वहां पर क्या किया जा रहा है, एक बल तैयार किया जा रहा है और वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग के बाद जब वो पूरा ट्रेंड हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति भी उन्हीं क्षेत्र में की जा रही है ताकि नक्सल समस्या को प्रॉपर निदान पाया जा सके। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कितने जवानों की तैनाती, लगभग 4000 जवानों की तैनाती बस्तर में की जा रही है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग मंत्रालय रायपुर का एक आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई नक्सली सरेंडर कर देता है तो उसको पुनर्वास कैसे किया जाएगा, और यदि कोई नक्सल हिंसा से प्रभावित व्यक्ति है तो उसके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था है। यानी अगर कहीं नक्सल हिंसा हो रही है तो कोई व्यक्ति उससे घायल हो जा रहा है, उसके परिवार वाले कोई मर जा रहे हैं या उनकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी गवर्नमेंट ने क्या की है। और साथ ही साथ अगर कोई नक्सली सरेंडर करता है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था गवर्नमेंट ने क्या की है, वही चीज आगे ये आदेश के माध्यम से बताया जा रहा है। तो देख लेते हैं सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि नक्सल पीड़ित व्यक्ति परिवार से आसे ऐसे व्यक्ति या परिवार से है। यानी नक्सल पीड़ित व्यक्ति या परिवार किसको बोला गया है? जिस व्यक्ति परिवार के सदस्य की नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई है अथवा स्थायी तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से आहत कर दिया गया हो। यानी नक्सल पीड़ित व्यक्ति या नक्सल पीड़ित परिवार किसको बोला जा रहा है? ऐसे परिवार जिसके या ऐसा व्यक्ति जिसको नक्सली गतिविधि में उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी हत्या हो गई है, या ऐसा व्यक्ति जो जब नक्सलियों का अटैक हुआ तो वो घायल हो गया है, उसका कोई शरीर का स्थायी अंग, जो भी अंग था वो स्थायी रूप से काम करना बंद कर दिया है, उसका हाथ कट गया है या उसका पैर कट गया है या कोई भी उसका शरीर का अंग स्थायी रूप से काम करना बंद कर गया, तो ऐसे व्यक्तियों को नक्सल पीड़ित परिवार या नक्सल पीड़ित, आप बोल सकते हो नक्सल पीड़ित परिवार या नक्सल पीड़ित व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा इस प्रॉपर नियम के अंतर्गत। अगला पॉइंट, जिस व्यक्ति परिवार की चल अचल संपत्तियों को नक्सलवादियों द्वारा इस स्तर पर क्षति पहुंचा दी गई है कि उसके जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न हो रही है। यानी अगर हो सकता है किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ है लेकिन उस व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान हो गया है, उसके पास जो भी चल अचल संपत्ति थी वो उससे अपनी आजीविका को कमाता था, तो अगर वो प्रभावित हो गया है तो भी उसको इस नियम के अंतर्गत पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। यानी गवर्नमेंट उसको भी इस नियम के अंतर्गत जो प्रावधान है वो उसको प्रोवाइड करवाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो खुद पीड़ित हो या उसकी संपत्ति पीड़ित हो, जिससे वो आजीविका कमाता था, जिससे वो पैसे कमाता था, अगर वो भी प्रभावित हुई है वो भी इस नियम के अंतर्गत पात्र है पुनर्वास के लिए। क्लियर? तो कौन कौन पात्र है? स्वयं नक्सली पात्र हैं, अगर वो सरेंडर करते हैं तो पुनर्वास मिलेगा। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है जो नक्सलियों के कारण पीड़ित हुआ है उसको पुनर्वास की सुविधा है। साथ ही साथ अगर किसी पीड़ित व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान हुआ है नक्सली गतिविधि के कारण, जिससे उसकी आजीविका चलती थी, वो भी पुनर्वास के लिए पात्र है। चलिए आगे देखते हैं पहला पॉइंट, पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यानी जिनको भी पुनर्वास सहायता चाहिए, चाहे वो नक्सली हो, चाहे कोई व्यक्ति जो नक्सली गतिविधियों से प्रभावित हो, चाहे कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति नक्सली गतिविधियों से प्रभावित हो, तो उनको अगर पुनर्वास सहायता चाहिए तो इसी के लिए उनको पुनर्वास सहायता प्रोवाइड करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई है। तो आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकता है, नक्सलियों को पुनर्वास करने के लिए या नक्सली पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जो समिति का गठन जिला स्तर में किया गया उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आप लिखेंगे कलेक्टर करता है। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखिए, और इस समिति में कौन कौन शामिल होगा? पुलिस अधीक्षक शामिल होगा, संबंधित वन मंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक कृषि, उप संचालक शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शामिल होंगे। पीड़ित परिवार में परिवार के मुखिया अथवा वैध उत्तराधिकारी ही राहत या सहायता राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानी समिति में कौन कौन शामिल होगा?
अध्यक्ष इसका जो कलेक्टर होगा, इसके अलावा आपका पुलिस अधीक्षक जो है एसपी है, इसके अलावा वन मंडलाधिकारी है, इसके अलावा आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी सीईओ जनपद जो आपके जिला पंचायत का है, उप संचालक कृषि, उप संचालक शिक्षा, इसके अलावा सहायक आयुक्त जो आदिवासी विभाग का होता है, आदिवासी विकास का होता है, वो सहायक आयुक्त भी इस समिति का सदस्य होगा। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये पुनर्वास किसको मिलेगा, या तो पीड़ित व्यक्ति को मिलेगा या वो पीड़ित व्यक्ति के अगर कोई मेंबर है, घर का सदस्य है, उसको मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि पीड़ित व्यक्ति में परिवार के मुखिया अथवा वैध उत्तराधिकारी को ही सहायता राशि मिलेगी। या तो पीड़ित व्यक्ति को खुद मिल सकती है, या पीड़ित व्यक्ति के परिवार के मुखिया को मिल सकती है, या उसके कोई उत्तराधिकारी है, उसके बच्चे हैं, उसको मिल सकती है सहायता राशि। क्लियर। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहां पर अगला पॉइंट देखते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से पढ़िए। बोर भी लगे तब भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 4-5 आने वाले हैं आपके पेपर में। पढ़िए। नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी अगर कोई नक्सली सरेंडर करना चाहता है और वो पुनर्वास करना चाहता है, वापस अपनी मुख्य धारा में आना चाहता है, तो वो सरेंडर करने के लिए कहां पर जाएगा, पुलिस अधीक्षक के पास जाएगा। आवेदन किसके पास कर सकता है, एसपी के पास कर सकता है। वही चीज बोल रहा है, पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तु स्थिति का स्वयं परीक्षण करेगा। यानी पुलिस अधीक्षक ये देखेगा, उसकी जांच करेगा कि सही में नक्सली था कि नहीं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने कुछ ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर आया है, कोई इनकी चाल तो नहीं है। पूरी जांच करेगा कौन, पुलिस अधीक्षक जांच करेगा, एसपी जांच करेगा। आगे देखिए, और उसके जांच करने के बाद वो कलेक्टर को अपने अभिमत के साथ अग्रेसित करेगा। यानी जांच करने के बाद, क्योंकि वो समिति जिला स्तर पर बनी है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कलेक्टर करता है। इसी के लिए जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट किसको देगा, कलेक्टर को देगा। आगे देखिए, कलेक्टर के पास आवेदन पत्र आने पर वह पुलिस अधीक्षक से सुसंगत जानकारी प्राप्त कर पुनर्वास हेतु कार्रवाई प्रारंभ करेगा। अब कलेक्टर जो है वह एसपी से पूरी जानकारी ले लेगा और उसके बाद उसके पुनर्वास की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके पेपर में, अगर कोई नक्सली सरेंडर करना चाहता है तो वो आवेदन कहां पे करेगा या सरेंडर कहां पे करेगा, अपने पुनर्वास की व्यवस्था कहां पर करने। अगर सरेंडर तो वो कहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर वो पुनर्वास करना चाहता है, यानी वो अपने मुख्य धारा में वापस आना चाहता है, तो वो आवेदन कहां करेगा पुनर्वास के लिए, एसपी के पास। एसपी जांच करेगा, पेश किसके पास करेगा, कलेक्टर के पास। कलेक्टर अब पुनर्वास की व्यवस्था कराएगा, क्योंकि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में ही समिति बनती है, पुनर्वास समिति। अगला पॉइंट देखिए, पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही 90 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी। यानी जब कलेक्टर जैसे ही वो आवेदन करेगा पुनर्वास के ऊपर, तो पुनर्वास के आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर इस कार्रवाई को पूरा करना है। यानी उसको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए काम करना है, चाहे वो नीचे सरकारी नौकरी मिले, कुछ उसको इनाम दिया जाए, या उसको आजीविका के लिए कुछ खोल के दिया जाए व्यापार करने के लिए, जो भी हो, वो 90 दिन के भीतर उसके पुनर्वास की कार्रवाई को पूरा करना है। उसको या तो नौकरी में लगा देना है, या तो उसको आजीविका का कुछ कमाने का साधन देना हो, सब नीचे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए कल अब ये नोटिस आया और 90 दिन के भीतर यहां पर पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य स्तर पर भी एक समिति बनती है। इसी स्थिति से निपटने के लिए कि कलेक्टर ने अगर 90 दिन के भीतर जो निर्णय लेना है वो नहीं लिया पुनर्वास की व्यवस्था, तो उसको पुनर्वास, जो नक्सली पुनर्वास करवाना चाह रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए राज्य स्तर पर भी एक समिति बनी है। यदि जिला स्तर की समिति ठीक से काम नहीं कर पाई, तो राज्य स्तर के लिए भी समिति बनी है। क्या लिखा है, राज्य स्तर पर एक अंतर विभागीय समिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में होगी। यानी राज्य स्तर पर जो समिति बनेगी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, प्रमुख मुख्य सचिव, प्रमुख अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव जो गृह विभाग के होते हैं, इनके द्वारा जो है इनके माध्यम से एक समिति बनी है और ये उस समिति के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, जो प्रदेश के सभी ऐसे पुनर्व्यवस्थापन के प्रकरण को जो इस योजना के अंतर्गत बनाए गए होंगे की प्रगति की समीक्षा करेगी। यानी ये जो भी पुनर्वास के लिए आवेदन किए होंगे जिला स्तर पर, ये सब की समीक्षा करते रहते हैं। आगे, यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुनर्व्यवस्थापन के किसी प्रकरण के प्राप्ति के
60 दिनों में उसका निराकरण नहीं किया जाता तो अंतर्विभागीय समिति उसका निराकरण करेगी। देखिए यहां पर 90 दिन बोला कि 90 दिन के भीतर उसको पुनर्वास देना है, लेकिन 60 दिन जैसे ही निपट जाएगा, 60 दिन के भीतर पुनर्वास नहीं हो पाए और 30 दिन बचा इस काम को करने के लिए, तो जो ये अंतर्विभागीय समिति यहां पर बन रही है वो जांच करेगी कि इनको पुनर्वास क्यों अब तक नहीं दिया गया, और जो बचे हुए 30 दिन है उसके भीतर इनको पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। यानी अगर कोई नक्सली सरेंडर कर रहा है तो उसको पुनर्वास 90 दिन के भीतर जिला स्तर पर दिलवाया जाएगा, लेकिन 60 दिन के जो जैसे ही उसका आवेदन के 60 दिन निकल जाता है तो जो अंतर्विभागीय समिति राज्य स्तर पर बनेगी, जिसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, अपर मुख्य सचिव है या प्रमुख सचिव जो आपका गृह विभाग का होता है वो है, वो जांच करेगा कि क्यों, या वो समिति जांच करेगी कि क्यों जिला स्तर पर 60 दिन निकल गए और अभी तक इसको पुनर्वास नहीं मिला, तो जो बचे हुए 30 दिन है उसमें उसको पुनर्वास दिलवाने का प्रयास करेगी ये समिति, इसलिए समिति का गठन किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि अगर कोई नक्सली सरेंडर करता है तो उसके पुनर्वास प्रदान करने के लिए समितियां कितने स्तर पर बनी है, तो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर 2 समितियां बनती है, ये चीज याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। आगे देखिए, यहां पर आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब एक एक करके सब पॉइंट को क्लियर करना है, किसी में अटकना नहीं अपने को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में इस बात का परीक्षण किया जाएगा कि उसके द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध कार्यवाही में राज्य को कितना योगदान दिया गया है। यानी जो व्यक्ति पुनर्वास चाहता है तो उसको पहले ये देखेंगे पुनर्वास के पहले कि वो सरेंडर करने के बाद कितनी जानकारी किसी अन्य नक्सलियों के बारे में दे रहा है, नक्सलियों के मूवमेंट के बारे में दे रहा है। तुरंत उसको थोड़ी जो टाइम लिया जा रहा है पुनर्वास का, वो क्यों लिया जा रहा है, वो ये देखने के लिए लिया जा रहा है कि वो सहयोग कर रहा है कि नहीं हमको, वो किसी अन्य नक्सलियों के बारे में जानकारी दे रहा है कि नहीं, अन्य नक्सली कहां पर उनका डेरा है उसकी जानकारी दे रहा है कि नहीं, वो नक्सलियों के साथ कार्रवाई में हमारी कितनी सहायता कर रहा है पुलिस की, वो सब देखकर ही उसको पुनर्वास दिया जाएगा, ये बोल रहा है। अगला पॉइंट देखिए, नक्सल पीड़ित व्यक्ति परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास करने एवं अनुदान आदि दिए जाने की निम्न बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। यानी जो भी व्यक्ति जिसको पुनर्वास दिया जाएगा, चाहे वो नक्सली हो, चाहे वो कोई पीड़ित व्यक्ति हो, या जिसकी संपत्ति खराब हो गई हो, जिसमें आजीविका कमाता हो, या वो खुद उसका प्रभावित हो गया, उसकी मृत्यु हो गई हो, या उसका शरीर का कोई अंग प्रभावित हो गया हो, तो उनको पुनर्वास करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, उनकी उम्र कितनी है, उनकी शिक्षा कितनी है, उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, उनका क्या है। चौथा पॉइंट, व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहते हैं, यानी वो पुनर्वास में क्या व्यवसाय करना चाहते हैं, या पुनर्वास की विस्तृत योजना, यानी वो मुख्य धारा में वापस आकर क्या योजना बनाए, उनको क्या करना है, ये 5 चीजों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे नक्सली जो शिक्षित होते हैं, उनको सरकारी जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, तो वो देंगे, ठीक है, उस हिसाब से उनके लिए काम किया जाता है। तो किन किन चीजों का, उनकी उम्र क्या है, वो पद पाने के लिए उनकी योग्यता है कि नहीं, अगर वो सरकारी पद नहीं पा सकते, यानी वो पद नहीं पाने के योग्य नहीं है, तो उनको व्यवसाय खोल के दिया जाएगा। अगर व्यवसाय खोल के दिया जाएगा तो उस व्यवसाय को चलाने के लिए उनकी योजना क्या है वो देखा जाएगा। तो ये 5 चीजों का ध्यान रखा जाता है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि पुनर्वास के लिए किन किन मुद्दों पर या किन किन विषयों पर ध्यान दिया जाता है। उम्र, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको पैसे की जरूरत है भी कि नहीं है, ठीक है, व्यवसाय का मापदंड जिसमें पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है, पुनर्वास की विस्तृत योजना। ये 5 मुद्दों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। यहां पर अगला पॉइंट लिखा है कि आत्मसमर्पित नक्सली पर यदि पूर्व में राज्य शासन पुलिस विभाग द्वारा इनाम घोषित रहा हो तथा आत्मसमर्पण करने के बाद यदि उसके द्वारा पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान में सहयोग दिया गया हो तो उस आधार पर इनाम की समस्त राशि अथवा आंशिक राशि जैसा परिस्थिति के अनुरूप उचित हो आत्मसमर्पित नक्सलवादी को दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। यानी अगर कोई नक्सली था जिसके ऊपर इनाम रखा गया था कि कोई इसकी जानकारी देगा तो हम उसको इनाम देंगे, तो अगर कोई ऐसा नक्सली ने आकर सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद वो जो नक्सली विरोधी अभियान चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, उसमें पुलिस वालों को सहयोग दे रहा है, उसमें आर्मी वालों जो भी सुरक्षा बल लगा है उसको सहयोग दे रहा है, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है
कि जो लोग मतलब जो नक्सली जिसके ऊपर इनाम था, अब वो गवर्नमेंट को सहयोग दे रहा है, पुलिस बलों को सहयोग दे रहा है, हमारे सुरक्षा बलों को सहयोग दे रहा है नक्सलियों को पकड़ाने में, तो जो इनाम की राशि घोषित थी उस इनाम की राशि को किसी और को नहीं, उसी को वह दे दिया जाए। उसका पूरा भाग, यानी मान लेते हैं 2 लाख रुपए घोषित था तो 2 लाख उसको दे दें, या कुछ हिस्सा 1 लाख रुपए दे दे, 50,000 दे दे वो, यानी जो उसके ऊपर इनाम की राशि थी वो उसी को वापस दे दे अगर वो नक्सल विरोधी अभियान में सहायता दे रहा है। अगर वो नक्सली था जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था और वो सरेंडर कर रहा है और नक्सल विरोधी अभियान में मदद कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो इनाम की राशि घोषित थी वो उसी व्यक्ति को दे दिया जा सकता है, ये भी प्रावधान है। आगे देखिए, तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई इनाम की राशि आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जा सकेगी, यानी जो भी राशि है उसको पुनर्वास के लिए स्वीकृत कर दिया जाएगा। आगे, इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों के संगम सदस्यों द्वारा नक्सली गतिविधियों से स्वयं को विस्त कर नक्सल विरोधी अभियान में शासन को सहयोग देने पर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 5,000 रुपए तक का प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। इसके अलावा जो भी नक्सल प्रभावित जिले में नक्सलियों से संबंधित गतिविधि में मदद करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो नक्सल प्रभावित जिले में रह रहा है और नक्सल से संबंधित गतिविधियों में गवर्नमेंट की सुरक्षा बलों की मदद कर रहा है, तो उसको भी 5,000 रुपए तक की राशि इनाम के स्वरूप में दी जा सकती है। याद रखिएगा, 5,000 रुपए की राशि इनाम के स्वरूप में दी जा सकती, पेपर में आ सकता है। आगे देखिए, ऐसी सभी प्रकरणों का प्रस्ताव जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर इसका पूर्व प्रशिक्षण जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा तथा समिति के अनुशंसा उपरांत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी जो जिले का पुलिस अधीक्षक है, एसपी है, वो जांच करेगा कि उसने सहयोग दिया है कि नहीं दिया, जैसे मैंने बताया। उसके बाद वो कलेक्टर को रिपोर्ट देगा। कलेक्टर क्योंकि जिला समिति का हेड होता है, तो कलेक्टर तय करेगा कि इनाम की राशि उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी जो प्रोत्साहन राशि है या 5,000 रुपए की राशि है वो उनको देना है कि नहीं देना है। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यहां पर। चलिए, अब देखिए, अगर कोई नक्सली है और वो अपना आत्मसमर्पण कर रहा है, अगर कोई नक्सली था और वो आत्मसमर्पण कर रहा है और आत्मसमर्पण वो हथियार के साथ कर रहा है, तो हथियार लौटाने के लिए यानी हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने पर उसको कितनी राशि दी जाएगी। तो ये जितने भी नाम यहां पर लिखे हैं ये सभी राइफल यानी बंदूकों के नाम हैं। अगर वो नक्सली इन राइफलों के साथ अपने आप को सरेंडर करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा वो देखते हैं। अगर जो नक्सली है जिसने सरेंडर किया है वो LMG राइफल के साथ सरेंडर करता है तो उसको 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर जो नक्सली है वो LMG राइफल के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसको 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यदि वो नक्सली AK-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसको 2 लाख की राशि दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति जो नक्सली SLR राइफल के साथ सरेंडर करता है तो 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अगर वो 303 राइफल के साथ आत्मसमर्पण करता है तो 50,000 रुपए की राशि मिलेगी। और अगर वो 12 बोर बंदूक के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसको 20,000 रुपए की राशि मिलेगी। यानी अगर नक्सली सरेंडर करते समय अपने हथियार को भी आत्मसमर्पित करता है, यानी वो सरेंडर अपने हथियार के साथ कर रहा है, तो उसको इतनी राशि LMG राइफल के साथ 3 लाख रुपए, AK-47 राइफल के साथ 2 लाख रुपए, SLR राइफल के साथ 1 लाख रुपए, 303 राइफल के साथ 50,000 रुपए और 12 बोर बंदूक के साथ 20,000 रुपए, अगर वो इनके साथ समर्पित आत्मसमर्पण कर रहे तो इतना पैसा गवर्नमेंट उनको देगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर आगे लिखा है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को एक ही इकाई माना जाएगा और उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के लिए दोनों में से किसी एक को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। यानी अगर कोई भी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहा है, मान लेते हैं जो पति पत्नी थे वो दोनों ही नक्सली थे और दोनों ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग पुनर्वास की व्यवस्था नहीं दी जाएगी, दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा, दोनों को एक ही इकाई मानकर जो राशि दी जाएगी पुनर्वास के लिए दोनों के लिए एक ही होगी। यानी ऐसा नहीं कि दोनों के लिए अलग अलग राशि उनको देंगे, उनको राशि एक ही देंगे। यानी अगर पति और पत्नी दोनों आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो नक्सली थे दोनों ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो दोनों को एक इकाई मानकर उनको पुनर्वास की व्यवस्था एक ही बार की जाएगी, दोनों के लिए अलग अलग नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधित विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत
पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुए सहायता दी जाएगी। यानी जो भी नक्सली हैं या नक्सल पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको क्या किया जाएगा, जो आपके ग्रामीण आवास विभाग है उनके जो आवासीय सुविधा है वो भी उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नीचे हम पढ़ेंगे उस चीज को, क्या लिखा है, जिलों विकास खंडों का चयन राष्ट्रीय सम विकास योजना या छत्तीसगढ़ गरीबी उन्मूलन परिवार योजना के अंतर्गत किया जाएगा, और वहां इन योजनाओं के अंतर्गत एपीएल परिवार के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकता अनुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने का जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर अगर जो नक्सली ने सरेंडर किया है या जो नक्सली जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो बीपीएल परिवार का है तो उसको ग्रामीण आवास योजना जो चल रही है आपके ग्रामीण विभाग की, उसके अंतर्गत उसको आवासीय सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर वो एपीएल परिवार का है, एपीएल परिवार का अगर व्यक्ति है वो सरेंडर कर रहा है, वो एपीएल परिवार की श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ अपने काम चालू करने के लिए ऋण की सुविधा या अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी गरीब अगर वो बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो पूरा उनका आवासीय सुविधा, उनके पुनर्वास सब प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर वो एपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, एबो जो पॉवर्टी लाइन है यानी गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार हैं, उस श्रेणी में आते हैं, तो उनको आवासीय सुविधा ना देकर उनको लिए क्या किया जा रहा है, उनको ऋण की सुविधा, काम चालू करने के लिए ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो अनुदान भी दिया जा सकता है, सब्सिडी भी दी जा सकती है ऋण में। तो ये सब डिसाइड कौन करेगा, पहले जिला कलेक्टर डिसाइड करेगा, क्योंकि जिला कलेक्टर ही जिले स्तर में प्रमुख होता है समिति का। आगे देखिए, नक्सल पीड़ित व्यक्ति, परिवार एवं आत्मसमर्पित नक्सलवादी जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन ना हो, तो नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आवंटन हेतु निवेदन कर सकेगा। अगर कोई भी नक्सल पीड़ित व्यक्ति है जो नक्सल हिंसा से प्रभावित हो गया, या कोई नक्सली जो सरेंडर कर रहा है और उसको जीविकोपार्जन के पास उनके पास कोई भी चीज भूमि उमी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के पास, अपने जिला कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं कि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई हमको कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराए, ताकि हम वहां पर कृषि करके अपना जो है आजीविका को चला सके, अपने कमा सके और अपने परिवार को पाल सके। आगे देखिए, संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों को यथासंभव वरीयता क्रम में भूमि उपलब्धता अनुसार आवंटित की जाएगी। साथ ही भूमि आवंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी इनको ऐसी जगह भूमि दी जाएगी जहां पर ये, इनको ऐसा ना हो कि देखिए, सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सरेंडर करते हैं नक्सली, उसके ऊपर हो सकता है कि कोई नक्सली ही अटैक कर दे आकर, तो सुरक्षा रखना उनके लिए बेहद जरूरी है। बिना सुरक्षा के कहीं पर भी काम नहीं किया जा सकता। तो सबसे जरूरी है कि जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनकी सुरक्षा के अनुसार ही उनको भूमि उपलब्ध कराए, वहां भूमि उपलब्ध कराए जहां पर नक्सल हिंसा कम हो रही है, ना हो रही है, ताकि उनको उनकी जान पर कोई भी बात ना बन के आए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत प्लाट उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। यानी अगर मान लेते हैं वो सरेंडर ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं और ऐसा लगता है वहां के एसपी या कलेक्टर को कि ग्रामीण क्षेत्र में वो सुरक्षित नहीं है, तो उनको शहरों में शिफ्ट करवाया जाएगा, और शहरों में जो भी योजना आवास देने के लिए चल रही होगी या भूमि उपलब्ध कराने के लिए चल रही होगी, उन योजनाओं के माध्यम से इनको सहायता राशि और उन योजनाओं का लाभ इनको दिया जाएगा। यानी जरूरी नहीं कि इनको ग्रामीण क्षेत्र जहां पर ये सरेंडर किया वहीं पर इनको लाभ दिया जाए। अगर उनकी सुरक्षा की बात आती है कि इनके ऊपर आक्रमण हो सकता है और ये सुरक्षित नहीं है, तो इनको जो है शहरों में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी शहरों में लाकर उनको वहां पर आप बोल सकते हैं उनकी जीवन की सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जा सकती है। यानी वहीं पर जमीन मिल जाएगी और वहीं पर जो शहरों में जो योजना चलती है उसके अनुरूप इनको आवास भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे देखिए, यदि आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षक कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखते हैं, तो ऐसे प्रकरणों में उनकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जाएगी जिस पद्धति से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। यानी जो पीड़ित व्यक्ति है या नक्सली है, वो अगर शिक्षित हैं
तो ऐसी स्थिति में शिक्षक व कर्मचारी की नियुक्ति होने की पात्रता रखते हैं। तो ऐसे प्रकरणों में उनकी नियुक्ति, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वैसे ही इनको भी सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी जैसे विशेष पिछड़ी जनजाति को मिल रही है। और यहां पर आप ये भी पढ़ लीजिएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति जो छत्तीसगढ़ सरकार की 2 विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित और भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, उसी के अनुरूप ही इनको भी सरकारी नौकरी मिल सकती है शिक्षक के रूप में या कर्मचारी के रूप में। इन नक्सलियों को या पीड़ित व्यक्ति को भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है यदि वो शिक्षित हैं तो। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। चलिए आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। आगे लिखा है यहां पर, यदि कोई आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो नियुक्ति दिए जाने पर विचार किया जा सकेगा, अन्यथा उसे पात्रता अनुसार होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। अगर वो जो पीड़ित व्यक्ति है या नक्सली जिसने सरेंडर किया है, अगर वो किसी सरकारी नौकरी की पात्रता रखता है, सरकारी नौकरी पाने की योग्यता रखता है, जो योग्यता किसी भी पद को पाने की होती है, तो उनको वो पद दिया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर वो उनको वो पद नहीं मिल रहा है तो उनकी नियुक्ति होमगार्ड के रूप में कर दी जाएगी। होमगार्ड क्या होता है? ये भी एक प्रकार का आपका बोल लीजिए रिजर्व फोर्स होते हैं जो पुलिस बल की सहायता के लिए होती है। तो होमगार्ड पुलिस बल की सहायता के लिए यहाँ पर उनको भी होमगार्ड एक बनाया गया है, ठीक है, जो आप मिलिट्री फोर्स बोलते हैं उसके अंतर्गत ही होमगार्ड भी एक श्रेणी होती है। तो उनकी नियुक्ति जो पुलिस बल की सहायता के लिए होती है, उनकी नियुक्ति होमगार्ड के रूप में भी की जा सकती है। आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी संपत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरण में उस क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पद अर्थात आरक्षक, अर्दली या उसके समकक्ष पद या होमगार्ड पर योग्यता अनुसार नियुक्ति कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति जो विभिन्न प्रकरण में नक्सलियों को पकड़ाने में पुलिस की मदद किए थे और पुलिस की मदद करते समय उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ है या उनकी जीवन के ऊपर बात बनाई थी, तो ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जा सकता है। किसके रूप में? या तो पुलिस में आरक्षक के रूप में, या अर्दली के रूप में, या हो सके तो होमगार्ड के रूप में। यानी अगर कोई व्यक्ति जो नक्सल समस्या को निपटाने में पुलिस की सहायता कर रहा है, नक्सलियों को पकड़ाने में पुलिस की सहायता कर रहा है, जिससे उसकी संपत्ति या प्राण में नुकसान की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो उसको पुलिस बल में आरक्षक भी बनाया जा सकता है, अर्दली भी बनाया जा सकता है और साथ ही साथ होमगार्ड के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसकी सिफारिश आपको परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? पहले जो उस जिले का आईजी होगा वो परमिशन उससे एसपी लेगा और एसपी परमिशन लेने के बाद इन पदों पर उनकी नियुक्ति कर सकता है। आगे देखिए, यह प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिए ही लागू होगा जिन्होंने नक्सलियों के विरुद्ध मुठभेड़ में पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयं आम जनता की रक्षा व शासकीय अशासकीय संपत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो। यानी जो ये मुठभेड़ में पुलिस का जो मुठभेड़ हो रही है पुलिस और नक्सलियों के बीच, तो उस मुठभेड़ में पुलिस को सहयोग किया हो या आम लोगों को बचाने के लिए इन्होंने सहयोग किया हो, या जो यहां पर मुठभेड़ हो रही है उसमें सहयोग करे, या आम जनता को बचाने में सहयोग करे, या कोई शासकीय भूमि या अशासकीय भूमि को नक्सलियों से बचाने में सहयोग किया होगा पुलिस को, तभी ये प्रावधान उनको ये जॉब जो है वो मिल सकती है। आगे देखिए, यहां पर आगे देखिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है आपको कूट में क्वेश्चन दे दे या आपको लिख कर दे दे निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, 4-5 आपको पॉइंट दे दे, तो आपको उसमें से पहचानने के लिए एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है आगे देखिए, नक्सल पीड़ित महिलाओं एवं आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। यानी अगर किसी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है या किसी महिला बोल लीजिए जो पीड़ित है, नक्सली हिंसा के कारण पीड़ित हो गई है, तो ऐसी महिला को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा, यही यहां पर बोल रहा है। और वो उन योजनाओं का लाभ लेकर अगर कुछ उत्पाद को बनाती, कोई प्रोडक्ट बनाती, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध भी उनको कराया जाएगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट का विक्रय कर सके, बेच सके। आगे देखिए,
नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहता है, यदि वो स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहता है अथवा उसके पुत्र पुत्री की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई नक्सल पीड़ित व्यक्ति या स्वयं नक्सली है, वो सरेंडर कर रहा है और वो अपना खुद पढ़ना चाहता है या उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको छात्रवृत्ति भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो खुद पढ़ सके या उनके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सके। तो जो जो पॉइंट बोल रहा हूं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अभी तक नेट में आप मौजूद कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आप यूट्यूब सर्च कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये वाला, तो अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए यहां पर आगे क्या लिखा है, यदि उनके पुत्र पुत्री शिक्षित हैं एवं शासकीय सेवा के लिए न्यूनतम अर्हता रखते हैं तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। यदि पीड़ित व्यक्ति या परिवार के पुत्र पुत्री पुलिस विभाग में चाहते हैं नौकरी करना तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक पद पर नियुक्त कर सकेगा। यानी अगर कोई भी नक्सली व्यक्ति है, ठीक है, या नक्सल से पीड़ित व्यक्ति अगर वो सरेंडर कर रहे हैं या नक्सल पीड़ित व्यक्ति है, उसके पुत्र पुत्री शिक्षित हैं और वो कोई सरकारी जॉब चाह रहे हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर वो जॉब उपलब्ध कराया जाएगा अगर वो उस पद की योग्यता रखते हैं। अगर वो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो जो आपका आईजी रहेगा, आईजी से परमिशन लेके एसपी उनको पुलिस विभाग में आरक्षक पद पर नियुक्त कर सकता है। यह चीज यहां पर बोली जा रही है। आरक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक मापदंडों में किसी भी प्रकार की छूट देने के लिए रेंज पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगे। यानी आरक्षक भर्ती के लिए जो भी योग्यता चाहिए, अगर उनमें वो योग्यता नहीं भी है तो उस भर्ती में कुछ छूट दिया जा सकता है, आईजी उनको छूट दे सकता है और वो आपका जो एसपी को बताएगा कि हम इसको यहाँ पर छूट दे रहे हैं, तो उस हिसाब से वो वहां पर उनके आरक्षक के पद पर नियुक्त कर सकता है। आगे देखिए, मृतक के परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे जो 18 वर्ष से कम के हों और अध्ययनरत हों, उनके समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जाएगी जैसे एससी एसटी की जनजाति के बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। यदि कोई नक्सली हिंसा में व्यक्ति था, वो मर गया, मृतक हो गया, मर गया, तो ऐसी स्थिति में जो उनके बच्चे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनको आसपास के जो आवासीय विद्यालय होते हैं या आसपास के जो आश्रय विद्यालय होते हैं, आश्रम स्कूल जो भी होते हैं, वहां पर उनके रहने की सुविधा और उनको पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी जैसे किसी एससी एसटी छात्र को मिलती है सुविधा। जैसे आप प्रयास विद्यालय देखे हैं, ठीक है, ये सब चीजें नक्सल पीड़ित क्षेत्र में चल ही रही है, तो वहां पर उनका एडमिशन कराया जाएगा। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय होता है, वहां पर उनके रहने की व्यवस्था कराई जाएगी। जैसे एससी एसटी छात्रों को जो योजनाओं का लाभ मिलता है उसी प्रकार इनको भी उन चीजों का लाभ मिलेगा। तो ये बेसिक जानकारी थी। ये पार्ट अभी और भी है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, आप बोलेंगे कि हाँ हमको कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तभी मैं अगला पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम जो आपके जितने भी नक्सली हिंसा हुई है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे नक्सली कांड हुए हैं वो पढ़ना हो, या कोई जंगल वेलफेयर जैसे कॉलेज जो बताया मैंने वो सब पढ़ना हो, तो वो तभी मैं बताऊंगा जब आपको ये वीडियो में मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा दिखेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये जो आपका ये नोट्स है इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है सीजीपीएससी नॉलेज, मैं इसकी लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप उसमें भी इस लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आपकी एमसीक्यू सीरीज जो आपके लिए आने वाली है वो तो आएगी ही, अभी चैनल में 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।